हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल एम क्लासेज पर। जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है, हमने चैप्टर 1 को स्टार्ट कर रखा है और आज हम चैप्टर 1 जिसका नाम है विद्युत क्षेत्र एवं आवेश, इसका हम लेक्चर ये आज 2 होने वाला है। इससे पहले बच्चों मैंने लेक्चर 1 को समाप्त कर दिया है। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो लिंक बच्चों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप जाकर उस क्लास को भी देख लीजिएगा, तभी आपकी क्लास समझ में आएगी। तो देखिए बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे लेक्चर 2। बच्चों, जो क्लास का जो पीडीएफ होता है वो आपको फ्री में मिलता है। और कहां पर मिलेगा? आपको प्ले स्टोर पर जाना होगा और आप डाउनलोड कर लीजिएगा। एम क्लासेज के नाम से हमारा ऐप है। वहां पर पीडीएफ सेक्शन के अंदर आपको हर एक क्लास का पीडीएफ पूरा मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई आपको पैसा नहीं देना है। तो बच्चों, क्लास स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल पहली बार विजिट किए हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा बच्चों, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिएगा। तो देखिएगा बच्चों, आज का जो टॉपिक है हमारा वो है सबसे पहले आवेश योज्यता का नियम। देखिए बच्चों, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आने की जो पॉसिबिलिटी होती है वो 1% होती है, राइट। 99% यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। लेकिन हमारे सिलेबस में है बच्चों, हमारा मकसद है पूरे सिलेबस को अच्छे से पढ़ना, क्योंकि इसका जो कंसेप्ट है वो और डेरिवेशनों के अंदर काम आता है, इसलिए इसको बच्चों पढ़ना जरूरी है और मैं पढ़ाऊंगा और आपको पढ़ना भी है। देखिए नियम क्या है, नियम को आप थोड़ा ध्यान से समझिएगा। नियम क्या है कि इस नियम के अनुसार किसी निकाय का कुल आवेश निकाय में उपस्थित धनात्मक आवेश तथा ऋणात्मक आवेश के बीजगणितीय योग। बीजगणितीय योग का मतलब है बच्चों चिन्ह सहित के बराबर होता है, बराबर होता है। देखिए यहां पर आपके लिए ना दो शब्द नए हैं बच्चों। एक तो है आवेशों का निकाय, ये शब्द आपके लिए बिल्कुल नया है, पहली बार आपने सुना होगा। सेकंड क्या है आपके लिए? बीजगणितीय योग। ध्यान से समझिएगा, निकाय का मतलब तो क्या होता है और बीजगणितीय योग का मतलब क्या होता है। हालांकि हमने ब्रैकेट में लिखा हुआ है कि चिन्ह सहित आपको जोड़ना है। कैसे, क्या चीजें हैं, ध्यान समझिएगा। देखिए, आवेशों का निकाय का मतलब है कि मान के चलिए कहीं पर 5, 10, 15, 20 आवेशों जो क्वांटिटी है वो 2 या 2 से क्या है भाई ज्यादा है संख्या, वो एक समूह में एक इकट्ठा एक जगह पर स्थित हो, तो वो जो समूह बन रहा है उन आवेशों का, उसको कहेंगे हम आवेशों का निकाय। जैसे कि यहाँ माइनस का 2 माइक्रोकुलाम आवेश है, यहाँ प्लस का 3 माइक्रोकुलाम आवेश है, यहाँ आपका प्लस का 6 माइक्रोकुलाम आवेश है, यहाँ माइनस का 8 माइक्रोकुलाम आवेश है, यहाँ आपका 2 माइक्रोकुलाम आवेश। तो यहाँ पर हमने 5 आवेश लिए और पांचों आवेश क्या है, एक ही जगह पर क्या है, स्थित है। तो इनका क्या है भाई, 5 आवेशों का एक समूह बन गया और इस समूह को हम कहेंगे आवेशों का निकाय। इसको प्रेजेंट बच्चों ऐसे किया जाता है, ऐसा आप एक गहरा सा बना दीजिएगा, ये आपका बन जाएगा आवेशों का निकाय, आवेशों का निकाय। तो ये बात आपको क्लियर हो गई होगी, राइट। ये तो है बच्चों निकाय। अब बात करते हैं बीज गणितीय योग के बराबर। देखिए, आपको इस निकाय का टोटल चार्ज निकालना है, तो आप क्या लिखोगे? क्यू नेट। नेट का मतलब है टोटल आवेश, कुल आवेश, राइट। तो आपको धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश का बीजगणित योग करना है। बीजगणित योग का मतलब बच्चों चिन्ह सहित आप उनको जोड़ दीजिए। चिन्ह सहित का मतलब जैसा वो है, प्लस का है तो प्लस की तरह लिख दीजिए, माइनस का है तो माइनस की तरह लिख दीजिए। देखिएगा यहां पर है माइनस का 2 माइक्रोकुलाम प्लस 3 माइक्रोकुलाम प्लस 6 माइक्रोकुलाम माइनस 8 माइक्रोकुलाम और प्लस में 2 माइक्रोकुलाम। अब आप इनको जोड़िए। देखिए, माइनस का 2 माइक्रोकुलाम और यहां पर आपका प्लस का 2 माइक्रोकुलाम आपस में क्या हो जाएंगे भाई, कैंसिल आउट हो जाएंगे, राइट। अब देखिएगा ये 3 माइक्रोकुलाम है और ये क्या है, 6 माइक्रोकुलाम, ऐड होंगे तो 9 माइक्रोकुलाम हो जाएंगे और ये माइनस का क्या है, 8 माइक्रोकुलाम। अब 9 में से आपका 8 जाएगा तो बच्चों 1 माइक्रोकुलाम आपके पास क्या है, इस निकाय का कुल आवेश आ जाएगा। तो ये है बच्चों आवेश योज्यता का नियम, ऐसे आवेशों को जोड़ा जाएगा।
आई होप कि आपको सारी चीज अच्छे से क्लियर हो गई होगी। कमेंट बॉक्स में आप बच्चों अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा, आपको क्लास से कैसी लग रही है। एक दो दिन बच्चों आपकी केमिस्ट्री क्लास भी स्टार्ट हो जाएगी, टीचर से हमारी बात हो गई है, उसका भी आप टेंशन मत लीजिएगा। अब देखिएगा हम बात करते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। अगला नियम देखिएगा, अगला है हमारा नियम बच्चों आवेश संरक्षण का नियम। बच्चों ये नियम तो आपने काफी बार सुना होगा। ये जो नियम है बच्चों ये आपका 10th क्लास का है। 10th क्लास में आपने ऊर्जा संरक्षण का नियम पढ़ा होगा, याद है सभी बच्चों को ऊर्जा संरक्षण का नियम? जी सर जी, हमें याद है, वहां पर टीचर ने बताया था कि ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या होता है। इस नियम के अनुसार आप ऊर्जा को ना तो उत्पन्न कर सकते हो और ना ही ऊर्जा को आप नष्ट कर सकते हो, लेकिन आप बच्चों एक रूप से वस्तु को ऊर्जा को दूसरे रूप में आप परिवर्तित कर सकते हो। ये आपका ऊर्जा संरक्षण का नियम कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल बच्चों, जैसे कि मान लीजिए हमारा जो घर है, घर से जो बिजली आ रही है, बिजली से हमने क्या किया, हमने इन्वर्टर को चार्ज किया। इन्वर्टर को हमने चार्ज किया, फिर इन्वर्टर से हमने क्या ली भाई, बिजली ली, और फिर बिजली से हमारा क्या है, घर रोशन हुआ। और जब हमारा इन्वर्टर डिस्चार्ज हुआ, फिर बिजली हमारी सप्लाई आई, तो फिर हमने इन्वर्टर को दोबारा से क्या कर लिया, चार्ज कर लिया। यानी कि हमने ना तो ऊर्जा को हमने नष्ट किया, ना ही हमने उत्पन्न किया, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में ऊर्जा को बदल दिया। ये बच्चों आपका ऊर्जा संरक्षण का नियम था। सेम इसी रूल को फॉलो करते हुए हम डिस्कस करेंगे आवेश संरक्षण का नियम। ये नियम क्या कहता है, ध्यान से समझिएगा। इस नियम के अनुसार आवेशों को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, परंतु आवेश को एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरण किया जा सकता है। यह नियम बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिया। बच्चों क्वेश्चन एग्जाम में ऑब्जेक्टिव बन सकता है, आपके वीकली टेस्ट में चलो ये क्वेश्चन नहीं आया, बाय द वे आ भी जाता तो क्वेश्चन इस टाइप से आता कि आवेश संरक्षण का नियम किसने दिया था, तो आप कहोगे कि सर जी बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिया था। बहुत शानदार बच्चों, काफी जबरदस्त क्वेश्चन बनता है। चलिए बच्चों, ये तो था आवेश संरक्षण का नियम। अगला है बच्चों मोस्ट इंपोर्टेंट नियम है आवेश निश्चलता का नियम। एग्जाम में हो सकता है आपसे नियम पूछ लिया जाए 1 मार्क्स का, या अदरवाइज यहां से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वो उठाकर आपका डाल सकता है। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं, इसको भी बिल्कुल हम इजी वे में अच्छे से बच्चों क्लियर आपको कर देंगे। देखिएगा ध्यान से, सभी बच्चों का ध्यान बच्चों सामने होना चाहिए, ठीक है। देखिए आवेश अनिश्चितता का नियम, चलो 2 बार टाइपिंग हो गई है। अब नियम क्या है सुनिएगा ध्यान से। नियम ये बताता है कि इस नियम के अनुसार किसी वस्तु का आवेश जो होता है उसकी चाल पर निर्भर नहीं करता। उम्मीद है आपको समझ में बिल्कुल नहीं आया होगा, सारी चीजें सर के ऊपर से गई होगी। मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं, ध्यान दीजिएगा। भाई ये कोई क्यों आवेश है, राइट। अब मैंने इस क्यों आवेश की जो स्पीड है ना, स्पीड जिसकी वेलोसिटी है v जो है, इसको मैंने क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया, मतलब बढ़ा दिया। तो इसको बढ़ाएंगे तो जो आवेश की आपने चाल बढ़ाई है ना, ठीक है, तो आवेश की चाल बढ़ाने से आवेश का मान तो वही रहेगा। सपोज कीजिए आवेश जो था आपका 2 माइक्रोकूलम था, तो आप इसकी स्पीड चाहे कितनी कर दीजिए। पहले आपने 10 किलोमीटर प्रति आवर के स्पीड से इसको गति करवाई, फिर आपने 100 से करवाई, फिर आपने 200 से, फिर आपने 300 से। तो स्पीड जैसे जैसे आप बढ़ाते गए तो आवेश का मान चेंज नहीं हुआ, अभी भी आवेश 2 माइक्रोकूलम रहेगा। ये है बच्चों आवेश अनिश्चितता का नियम। इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए आगे पिक्चर में हमारे आइंस्टीन बाबा जी, आइंस्टीन जी ने क्या कहा कि बच्चों मैं आप सभी को आवेश अनिश्चितता का नियम समझने के लिए एक समीकरण प्रदान करता हूं, आप इस समीकरण को अच्छे से डील कीजिए और समझने का प्रयास कीजिए। तो देखिएगा बच्चों क्या इन्होंने समीकरण दी, इससे क्या क्या रिजल्ट हम निकालेंगे। देखिए इन्होंने कहा कि जो m है, कैपिटल M बराबर है m0 अपॉन में √1 - v² बटा में c²।
ये इन्होंने हमें समीकरण दी। अब सुनिएगा ध्यान से, आप सभी को यहाँ सिंबल जो लिखे हुए हो उनका मीनिंग्स पता होना चाहिए कि भाई कैपिटल एम क्या है, कैपिटल एम नोट क्या है, वी क्या है, सी क्या है। तो समझिएगा ध्यान से, जो आपका कैपिटल एम है ना, वो तो है गतिशील अवस्था में द्रव्यमान। जब वस्तु गति कर रही है तो उस वाली कंडीशन में द्रव्यमान कितना है। एम नोट है आपका स्थिर अवस्था में द्रव्यमान, वी है आपका वस्तु का वेग, सी है आपकी प्रकाश की चाल। और बच्चों याद रखिए, प्रकाश की चाल का जो वैल्यू होता है वो 3 गुणा 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड होता है। अब देखिएगा ध्यान से, आपसे मैं ना कुछ पूछना चाहता हूं, आप सभी बच्चे ना ध्यान दीजिए। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि भाई मैंने v का मान बढ़ाया, मैंने वेग को बढ़ाया, ठीक है। मान के चलिए स्टार्टिंग में आपका वेग था 5, ठीक है, मीटर पर सेकंड, ठीक है। मैंने v का मान बढ़ाया, तो मुझे आप ये बताओ v स्क्वायर बढ़ेगा या फिर घटेगा। तो आप कहोगे सर जी जब v का मान आपने 5 लिया है तो v स्क्वायर का मतलब तो हो गया 25 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। ये तो बिल्कुल सही बात है। इसका मतलब क्या है भाई, बी स्क्वायर का मान भी बढ़ गया। चलो बहुत अच्छी बात है। चलो बी स्क्वायर का मान बढ़ गया, तो अब आप मुझे ये बताइए, जब ये लिखा हुआ है रूट के अंदर, क्या 1 माइनस वी स्क्वायर बटा में सी स्क्वायर, इसका मान बढ़ेगा या फिर घटेगा। यहां लॉजिक है और लॉजिक आपको समझना होगा। बताइए यहां पर 1 माइनस बी स्क्वायर बटा सी स्क्वायर का मान बढ़ेगा या फिर घटेगा। एक बात बताइए बच्चों, एक है बड़ी संख्या, राइट, और एक है बटा में छोटी संख्या, ठीक है। एक है ऊपर है छोटी संख्या और नीचे है बड़ी संख्या। यानी कि जब आप बड़ी संख्या में छोटी संख्या का भाग देते हो, मान के चलिए एग्जाम्पल समझने के लिए हम बड़ी संख्या 8 मान लेते हैं और छोटी संख्या हम 4 मान लेते हैं, तो भाग लगाओगे तो आपको क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। यहाँ पर छोटी संख्या आप 4 मान ली, 4 मानिए ना हमने, 4 है, और बड़ी संख्या क्या है यहाँ पर 8 है। तो यहाँ से 4 के पहाड़ से 8 कट जाएगा 2 बार, 1 बटा में 2, भाग लगाओगे तो आपको मिलेगा 0.5। अब आप मुझे ये बताइए, जब हमने बड़ी संख्या में छोटी संख्या का भाग दिया और जब हमने छोटी संख्या में बड़ी संख्या का भाग दिया, तो कहां पर हमें वैल्यू ज्यादा मिली। तो आप कहोगे गुरुदेव सबसे ज्यादा वैल्यू मिली हमें यहाँ पर, जब हमने बड़ी संख्या में छोटी संख्या का भाग दिया। बिल्कुल सही बात है बच्चों आपकी। अब देखिएगा ध्यान से, देखिए जो आपका वी स्क्वायर है उसका मान बड़ा है, मतलब ये वाली संख्या क्या है आपकी, बड़ी है, राइट। सी स्क्वायर का मान फिक्स है बच्चों, सी का मान होता है 3 गुणा 10 की पावर 8, स्क्वायर करोगे फिर भी इसका वैल्यू क्या रहने वाला है यहाँ पर, 9 गुणा 10 की पावर 16 रहेगा, ठीक है, राइट। लेकिन वी स्क्वायर का मान बच्चों बढ़ता हुआ जा रहा है, इसका मतलब हम यहां से कह सकते हैं कि वी स्क्वायर जो बटा सी स्क्वायर होगा वो हमें क्या मिलेगा भाई, बड़ा मिलेगा। क्या मिलेगा, बड़ा, क्योंकि ऊपर कैसा वैल्यू है भाई, बड़ा वैल्यू है, और नीचे क्या है, छोटा वैल्यू रहेगा इससे, राइट। अब बच्चों आप ना 25 को मत देखिए, वी का मान और भी तो बढ़ सकता है ना, वी का मान हम बढ़ाते हुए चल रहे हैं, ठीक है। कभी आप सोचो सर जी सी स्क्वायर का मान तो 9 गुणा 10 की पावर 16 हो गया, तो बहुत ज्यादा हो गया। भाई वी का मान बढ़ता हुआ जाएगा, ऊपर बड़ी वैल्यू है, ठीक है। अब बड़ा मान आया आपका, बड़ा मान कुछ भी आ सकता है। उसके बाद देखिए आप एक में से बच्चों बड़ा मान घटाओगे, और जब आप एक में से बड़ा मान घटाओगे तो आपको जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी भाई नेगेटिव। नेगेटिव बोले बच्चों तो ऋणात्मक। अब आपको ये मान ऋणात्मक मिल रहा है, इसका मतलब आपको छोटी वैल्यू मिल रही है, और छोटी वैल्यू मिल रही है, इसका मतलब 1 माइनस बी स्क्वायर बटा सी स्क्वायर का मान क्या होगा भाई, कम होगा। ये बात आपको बच्चों में समझाना चाह रहा था जब से, राइट। चलिए बहुत अच्छी बात है, इसका मान क्या है भाई, घट जाएगा। अब देखिए जो आपका m है कैपिटल, गतिशील अवस्था में द्रव्यमान है, वो क्या है भाई, वो 1 अपॉन रूट के 1 माइनस बी स्क्वायर बटा सी स्क्वायर। अब देखिए यहां पर वैल्यू है छोटी, अब रूट के अंदर आप छोटी वैल्यू डालोगे तो बच्चों छोटा ही मान मिलेगा ना। मान के चलिए एक तो आप 4 का वर्गमूल बताओ मुझे, आपके सर जी 2 होता है,
एक आप मुझे 9 का बताओ, आप लोग सर जी 3 होता है। मैं आपसे पूछे 2 का वैल्यू बताओ रूट में, आप लोग सर जी 0.14 होगा। यानी कि जैसे जैसे आप वैल्यू घटाते जाओगे आपका मान घटता जाएगा। अब छोटा वैल्यू है तो मान कैसा आएगा, छोटा आएगा, राइट। तो ये मान छोटा है, व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है एक घट रहा है तो दूसरा बढ़ेगा, दूसरा बढ़ रहा है तो पहला घट जाएगा। अब ये आपका घट रहा है तो सीधी सी बात है विराम अवस्था में द्रव्यमान है, सॉरी गतिशील अवस्था में द्रव्यमान वो क्या है, बढ़ जाएगा। गतिशील अवस्था में क्या है, द्रव्यमान बढ़ जाएगा, द्रव्यमान आपका बढ़ जाएगा, राइट। और जो एम नोट वो क्या है, स्थिर अवस्था में द्रव्यमान है। अब आपका एम क्या है भाई, बढ़ गया। एम बढ़ने का मतलब बच्चों गतिशील अवस्था में द्रव्यमान क्या है, बढ़ जाता है। लेकिन आवेश के मान में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, इस बात को आप दिमाग में सेट कर लीजिएगा, राइट। ये है बच्चों आवेश अनिश्चितता का नियम। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट, अगला देखिएगा ध्यान से। अगला सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट जो नियम है बच्चों वो है कूलाम का नियम। यहां से बच्चों फिक्स है, एक क्वेश्चन आपका पूछा जाए, एक क्वेश्चन फिक्स है यहां से बोर्ड में एग्जाम में 2025 के अंदर एक क्वेश्चन आएगा बच्चों, छाप कर रख लीजिए, छाप लीजिएगा, छाप लीजिएगा बच्चों, फिर से बोल है ना। ये है बच्चों कूलाम का नियम। कूलाम के नियम को आपको अच्छे से समझना होगा और इस नियम पर काफी न्यूमेरिकल भी बनते हैं, काफी शानदार लेवल के बच्चों न्यूमेरिकल भी यहाँ से बनते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी होंगे जो भी मैं आपको यहाँ बताऊंगा, वो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को हल करने में आपकी हेल्प करेंगे। देखिए ध्यान से, देख कूलाम क्या है, एक वैज्ञानिक थे। क्या थे बाबू, एक वैज्ञानिक थे। कूलाम जी ने अपना एक नियम दिया, कूलाम जी ने जो नियम दिया वो स्थिर आवेशों के लिए नियम दिया। और आप चैप्टर 1 पढ़ रहे हो तो यहाँ पर हमारा जो आवेश वो कैसा है भाई, स्थिर अवस्था में है। तो इन्होंने जो नियम दिया वो स्थिर आवेशों के लिए दिया, और उन दोनों स्थिर आवेशों के बीच कितना बल लगेगा उस बल का उन्होंने सूत्र हमें दिया। कैसे क्या चीजें होती है पहले हम आपको अच्छे से समझाते हैं। देखिए उन्होंने कहा कि दो बिंदुवत आवेश है। कैसे बच्चों, दो बिंदुवत आवेश है। यहां मान के चलिए एक आपका बिंदुवत आवेश है Q1 और यहाँ पर आपका एक आवेश है बिंदुवत Q2। और ये दोनों ही आवेश जो है वो आपके रखे हुए हैं R डिस्टेंस यानी कि R दूरी पर, राइट। इतना आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब इन्होंने क्या कहा कि भाई दोनों स्थिर आवेश, मैं यहाँ लिख देता हूँ साइड में कि Q1 और जो Q2 है वो आपके है स्थिर आवेश, ठीक है। अब देखिए, तो इन्होंने कहा कि जब दो आवेश स्थिर अवस्था में होते हैं उनके बीच की दूरी r है, यहाँ पर दूरी कुछ भी हो सकती है बच्चों, ठीक है। हमने फिलहाल r मानी हुई है और आवेश की जो मान है वो भी कुछ हो सकते हैं। तो इन्होंने कहा कि, ध्यान समझिएगा, इन्होंने कहा कि जो इन दोनों आवेशों के बीच जो बल लगता है, जो इन दोनों आवेशों के बीच में बल लगता है वो दोनों आवेशों के परिमाण के क्या है, गुणनफल के समानुपाती होता है। समझाऊंगा बच्चों, एग्जाम्पल से समझने का प्रयास कीजिएगा। क्या होता है, परिमाण के गुणनफल के समानुपाती होता है। यानी जितना आपका Q1 आवेश होगा उतना आपका Q2 आवेश होगा, उन दोनों के मल्टीप्लाई के समानुपाती होता है। समानुपाती का मतलब है बच्चों जितने आपके पावरफुल Q1 और Q2 चार्ज रहेंगे उतना ही आपका क्या है भाई, फोर्स पावरफुल लगेगा। समझिए ध्यान से, एक व्यक्ति है ए, एक व्यक्ति है बी, राइट। दोनों ही व्यक्ति क्या है भाई, ताकतवर है। दोनों ही व्यक्ति क्या है, ताकतवर है। और हमने क्या करवा दी भाई, कुश्ती करवा, लो जी कुश्ती करवा दी। आपका काम तो क्या है सर जी, लड़ाई करवा दे, ठीक है। आपने क्या करवा दी, कुश्ती करवा दी। अब मैं आपसे पूछूंगा कि जब दोनों में कुश्ती होगी तो कौन सा पहलवान जीतेगा। और मैं कह रहा हूं कि दोनों में जो कुश्ती हो रही है वो पहलवान दोनों है जिनमें जो ताकत है, जो ताकत है वो क्या है भाई, समान है। ताकत क्या है, समान।
तो बताइए कुश्ती कितने समय तक चलेगी? तो आप कहोगे सर जी ताकत दोनों में समान है, हारने वाला तो कोई है नहीं। तो कुश्ती क्या है, लंबे समय तक चलेगी, दोनों में जो टकराव होगा वो लंबे समय तक होगा। तो बच्चों ऐसे ही दोनों आवेश जितने ज्यादा पावरफुल रहेंगे उतना ही ज्यादा क्या है इनमें बल लगेगा। क्या लगेगा भाई? बल लगेगा। इसको हम नाम देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये तो इन्होंने पहली बात बताई। दूसरी बात क्या बताई इन्होंने? कहा अब देखिए आप, अब ये दोनों पहलवान है, अब इन दोनों पहलों में पास लाऊंगा, यानी दूरी क्या हो जाएगी भाई? कम हो जाएगी। जितने ज्यादा पास आएंगे उतनी ज्यादा क्या है ना भाई? बल लगेगा, सीधी सी बात है। अब आप Q2 आवेश को Q1 आवेश से क्या ले जाइए? दूर ले जाइए। दूर ले जाओगे जो आपकी दूरी है वो क्या है? बढ़ जाएगी। अब एक पहलवान दूसरे पहलवान से क्या है भाई? दूर जा रहा है। दूर जा रहा है इसका मतलब ये जो कुश्ती हो रही है उनके बीच में वो कुश्ती नहीं होगी भाई। दोनों पहलवान नहीं लड़ेंगे, नहीं झगड़ेंगे, अपना अपना दोनों काम करेंगे। इसका मतलब दूरी आपने बढ़ा दी तो आपने जो टकराव है वो क्या कर दिया भाई? कम कर दिया। इसका मतलब है दूरी बढ़ने पर बल के मान में क्या है भाई? गिरावट आएगी। तो यहां से हम लिखते हैं कि जो एफ होता है वो दूरी के वर्ग के, बच्चे ने क्या कहा? दूरी के वर्ग के क्या है भाई? व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका नाम दे दिया इन्होंने इक्वेशन नंबर 2। इतना आपको समझ में आ गया। फिर इन्होंने क्या किया? इन दोनों इक्वेशनों को, दोनों ही इक्वेशन किसकी है भाई? फोर्स की है, बल की है। इन दोनों को मिक्स कर दिया, मिक्सअप कर दिया इन दोनों का। इन्होंने लिखा कि समीकरण एक वे दो को संयुक्त रूप में लिखने पर, संयुक्त रूप में लिखने पर, अब इन दोनों समीकरणों को मैं संयुक्त रूप में लिखने वाला हूं। अब आप सभी ध्यान दीजिएगा, ठीक है? इसको थोड़ा सा साइड में हटाना पड़ेगा, आप इसको नोट करते हुए चलना बच्चों, ठीक है? मैं इसको हटा रहा हूँ। अब देखिएगा ध्यान से। तो एक तो हमारी थी भाई एफ Q1, क्यों तो समानुपाती थे, बटा में क्या लिख दूंगा भाई? मैं आर स्क्वायर में लिख दूंगा, राइट? दूरी क्या हो गया? ये व्युत्क्रमानुपाती हो गया। अब देखिएगा यहां से जब हम समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो यहाँ पर एक क्या है भाई? नियतांक आता है। इस नियतांक का नाम है के। क्या है भाई यहाँ पर? नियतांक। इसको किस नाम से बुलाते हैं उसको भी ध्यान दीजिएगा। के है यहाँ पर भाई समानुपाती नियतांक। ये क्या है आपका? समानुपाती नियतांक है आपका के, राइट? अब देखिए समानुपाती नियतांक है तो के का क्या है? वैल्यू होता है। के का वैल्यू आप सभी बच्चे अच्छे से याद कर लीजिएगा क्योंकि ये तो पूरी फिजिक्स के अंदर आपका काम आएगा। के का वैल्यू होता है 9 × 10⁻⁹। अब बात करते हैं भाई मात्रक। अब मैं आप सभी से बोलूँ कि भाई आप यहाँ से मुझे ना के का फॉर्मूला बना दो, तो आप क्या करोगे? आर स्क्वायर को आप किससे गुणा करोगे भाई? एफ से गुणा करोगे। और आप Q1 और आप Q2 क्या लगाओगे? भाग लगाओगे। बराबर में किसका फॉर्मूला जाएगा आपके पास? के का फॉर्मूला। तो फॉर्मूले से हम क्या बनाते हैं भाई? मात्रक बनाते हैं। तो बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। तो आर क्या है? दूरी। दूरी का मात्रक है मीटर। दूरी का स्क्वायर है तो हम मीटर का क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देंगे। आपको आवेश क्या है? कुलाम। इसका मात्रक भी कुलाम, इसका मात्रक भी कुलाम। कुलाम से कुलाम मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हो गया? कुलाम स्क्वायर हो गया। ये आपके पास आ गया के का वैल्यू। मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहाँ बच्चों आपके दिमाग की बत्ती जलनी चाहिए। दिमाग और दिमाग की क्या है? राइट। अब देखिए, अब बात करते हैं भाई के का जो के जो है वो किस पर निर्भर करता है, राइट? याद रखिएगा जो के है बच्चों आपका के, ये किस पर डिपेंड करता है? ये के का जो मान है तो मात्रक पद्धति पर, ठीक है? और एक आपका करता है माध्यम। मात्रक पद्धति पर कैसे करेगा, माध्यम पर कैसे करेगा, इसको हम अभी थोड़ी सी देर बाद डिस्कस करेंगे, राइट? अब देखिएगा ध्यान से। इतना हो गया, राइट? चलिए भाई अब सुनिए ध्यान से। अब क्या हुआ? के का एक फॉर्मूला और बना दिया।
के का भाई इन लोगों ने एक फॉर्मूला और बना दिया। कैसे बना दिया? उन्होंने कहा कि जो के होता है के वो 1/4 पाई एप्सिलॉन। बच्चों को कैसे पढ़ा जाएगा? इसको कैसे पढ़ा जाएगा? लिखा हुआ है, इसको कैसे पढ़ा जाएगा? इसको पढ़ेंगे एफ साइलेंट नोट, ऐसे इसको पढ़ा जाएगा। एफ साइलेंट नोट इसको पढ़ा जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर जो आपका एफ साइलेंट नोट है, ये है बच्चों निर्वात की विदुषी। क्या है? निर्वात की विद्युत। यहां से बच्चों आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन क्या आया था? आपसे निर्वात की विद्युतशीलता का मान पूछ लिया, मतलब आपसे एप्सिलॉन नोट का मान पूछा गया था। और काफी बच्चों ने इस क्वेश्चन को भाई गलत भी किया था। तो आपसे गलती ना हो, आप ध्यान से देखिएगा। एप्सिलॉन नोट का जो वैल्यू होता है वो होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। ठीक है, ये तो है बच्चों वैल्यू। अब बात करते हैं मात्रक। देखो एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जब आएगा ना, तो वैल्यू आपको दो ऑप्शन सेम मिलेगी, लेकिन डिफरेंस कहाँ होगा? मात्रक पर होगा। इसलिए मात्रक को ध्यान से गौर फरमाइएगा। देखिए के का मात्रक सबको पता लग गया, न्यूटन गुणा मीटर स्क्वायर बटे में कूलम्ब स्क्वायर है। अब देखिए जो के का जो एप्सिलॉन नोट है वो क्या है भाई? व्युत्क्रमानुपाती है, उल्टा है। तो आपके पास जो के का जो मात्रक आया है, आप उसका क्या कर दो भाई? उल्टा कर दो। आपके पास किसका मात्रक आ जाएगा? एप्सिलॉन नोट का मात्रक आ जाएगा। क्या हो जाएगा? सी स्क्वायर बटा में न्यूटन गुणा में मीटर लीजिए, ये हो गया। चलिए बहुत अच्छी बात है बच्चों, इतना आपने अच्छे से कर लिया है। अब देखिए दो और विद्युतशीलताएं काम में, सुनिएगा ध्यान से। एक तो आपकी हो गई, एक है भाई आपकी एप्सिलॉन एम कह दीजिए, या फिर बच्चों आप एप्सिलॉन कह दीजिए, एक ही बात। एप्सिलॉन एम का मतलब है मीडियम। क्या है एम का मतलब? मीडियम। ये तो जो एप्सिलॉन नोट है ये है निर्वात की विद्युतशीलता। एप्सिलॉन एम कहीं पर आपको लिखा मिल जाए या आपको सिर्फ एप्सिलॉन लिखा मिल जाए तो समझना ये है माध्यम की विद्युतशीलता। माध्यम की विद्युतशीलता ये आपका हो जाए। राइट, अगला देखिए, अगला है आपका एप्सिलॉन। इसको कहते हैं आपेक्षिक विद्युतशीलता। आपेक्षिक विद्युतशीलता, या फिर एक नाम और है बच्चों इसका, माध्यम का परावैद्युतांक। माध्यम का परावैद्युतांक। एप्सिलॉन आर को कभी कभी हम के भी बच्चों लिखेंगे। एप्सिलॉन आर को हम के भी लिखेंगे। के का मतलब ही बच्चों क्या है? आपेक्षिक विद्युतशीलता है। माध्यम में क्या है? परावैद्युतांक है। अब आप थोड़ा ध्यान दीजिए, यहाँ पर आपके होगा सर जी यहाँ तक लॉजिक बन सकता है। मैं पूछूं कैसे लॉजिक बनेगा? कि सर जी हमने तीन विद्युतशीलताएं पढ़ ली है। कौन कौन सी? निर्वात की विद्युतशीलता, माध्यम की और आपेक्षिक की। बिल्कुल सही बात है आपकी। तो सर जी तीनों एक ही ग्रुप के आदमी है, तो तीनों में कुछ ना कुछ संबंध तो होना चाहिए ना। तो मैंने सोचा यार बात तो आपकी सही है, होना तो चाहिए। तो फिर यहाँ से बच्चों एक और संबंध हम बना लेते हैं। संबंध क्या है? सुनिएगा ध्यान से, कि जो एप्सिलॉन आर होगा ना, जो आपेक्षिक जो विद्युतशीलता होगी, वो आपकी माध्यम की विद्युतशीलता अपोन में निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात के क्या होगी भाई? बराबर होगी। यहाँ से आपकी डेफिनेशन तैयार हो गई आपेक्षिक विद्युतशीलता की। परिभाषा क्या है भाई? माध्यम की विद्युतशीलता तथा निर्वात की विद्युतशीलता का अनुपात आपेक्षिक विद्युतशीलता कहलाता है। जब बच्चों में आपको संधारित्र पढ़ाऊंगा तो वहां इस फॉर्मूले को मैं यूज करूंगा। इस फॉर्मूले को आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। यहाँ से बच्चों यदि आप एप्सिलॉन एम निकालना चाहो,
एप्सिलॉन एम हो जाएगा बराबर एप्सिलॉन आर गुणा में एप्सिलॉन नॉट आपका हो जाएगा। तो ये था बच्चों आपका कूलम्ब्स लो। इस बात को बच्चों मैंने हिंदी में भी लिख दिया है। इस नियम के अनुसार कि दो स्थिर तथा बिंदुवत आवेशों के मध्य लगने वाला बल का मान दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के समानुपाती होता है। यहाँ तक आपका बच्चों ये फॉर्मूला क्लियर हो गया। उसके बाद हमने इसको एक्स्ट्रा आगे की ओर बढ़ा दिया। अब देखिए आपको मैं ना 4 वैल्यू बताने वाला हूँ परावर्तकांक की। चारों वैल्यू आपको बच्चों अच्छे से याद कर लेनी है, ठीक है, क्योंकि ये बच्चों एग्जाम में आपका न्यूमेरिकल सोल्व करवाने में आपकी हेल्प करेगी। देखिएगा क्या है वैल्यू, इसको आप नोट डाउन अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए देखिए, इस पर आप लगा लीजिएगा स्टार, यहाँ आपके दिमाग की बत्ती जलनी चाहिए। देखिए पहला पॉइंट क्या है, सुनिएगा, निर्वात में आपेक्षिक विद्युत शील, ठीक है, एप्सिलॉन आर। निर्वात की बात करेंगे हम। फिर हम बात करेंगे हवा में, हवा में आपेक्षिक विद्युतशीलता की बात करेंगे, ये हमारा हो जाएगा सेकंड। थर्ड देखिएगा, थर्ड है पानी। फिर हम किस में बात करेंगे भाई, पानी में आपेक्षिक विद्युतशीलता की बात करेंगे, ठीक है। फिर हम करेंगे मेटल के अंदर यानी धातु के अंदर आपेक्षिक विद्युतशीलता का मान कितना। इस पर बच्चों आप थोड़ा ज्यादा स्टार लगा लीजिए क्योंकि काम की चीज है। यहाँ से आपके बोर्ड एग्जाम में बच्चों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसलिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है। सुनिएगा ध्यान से, निर्वात के लिए जो आपेक्षिक विद्युतशीलता होता है उसका वैल्यू होता है 1, राइट। और जो हवा है इसके लिए होता है 1.0054। इसको बच्चों हम लगभग 1 मान लेंगे लगभग, ठीक है। और पानी के लिए होता है 80 या फिर ऑप्शन में आपको 81 देखने को मिल सकता है। और धातु के लिए सभी बच्चे याद रखेंगे, इसके लिए होता है इनफाइनाइट, अनंत होता है। ये पॉइंट आप सभी के लिए क्या है, महत्वपूर्ण है। इसको आप अच्छे से भाई कर लीजिएगा। ये था बच्चों आपका कूलम्ब्स लॉ और कूलम्ब्स लॉ पर आधारित कुछ आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अगले जो लेक्चर आएगा आपका इस चैप्टर का लेक्चर जो 3 होगा, उसके अंदर बच्चों हम कुछ कूलम्ब नियम पर आधारित प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे, जो आपके बोर्ड एग्जाम बच्चों 2 नंबर का क्वेश्चन वहां से पूछा जाता है, न्यूमेरिकल में भी और आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी। इस क्लास को आप पूरा अच्छे से देख लीजिएगा। नोट्स बच्चों आप बनाते हुए चलिएगा। इसका जो पीडीएफ है वो आपको ऐप पर मिल ही जाएगा। और यदि क्लास बच्चों अच्छा लग रहा हो तो अपने सहपाठी जितने भी है आपके छोटे भाई बहन जो भी है आपके, उन सभी के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं बच्चों और एक बेहतर क्लास के अंदर, तब तक के लिए लव यू, बाय बाय, टेक केयर।